नामा लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। जामा मस्जिद श्रीनगर में 30 हफ्तों के बाद आज नमाज जुमा की होगी अदायगी। आज से जामा मस्जिद के मेंबर और महराब की लौटेंगी रौनकें, मकामी आबादी में खुशी का माहौल। पाकिस्तान की अदालत ने कुलभूषण जाधव को वकील करने के लिए एक और मौका देने का सुनाया फैसला। लखीमपुर थाने के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ अर्जी पर 11 मार्च को होगी समाअत। यूक्रेन के जौहरी प्लांट पर रूस ने किया हमला, यूरोपियन ममालिक में खौफ का माहौल। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, लेकिन इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनक़िद की गई है और रूस यूक्रेन के मसले पर, रूस और यूक्रेन तनाज़े के बीच दिल्ली में आला सतही मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई है। यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और इस मीटिंग में बाज़ाब्ता तौर पर वज़रा की एक पूरी टीम है जो शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मुज़ाकरात, इस मीटिंग का सिर्फ एक मकसद यूक्रेन में जो हिंदुस्तानी शहरी फंसे हुए हैं उन्हें किस तरह से निकाला जा रहा है, क्या कुछ और कमियां खामियां हैं और क्या और करने की जरूरत है, क्या रास्ते से निकाले जा सकते हैं और तेजी से इनखला के लिए। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में जो मीटिंग हो रही है उसमें खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंखला भी है, मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ NSA यानी कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी नजर आ रहे हैं। वह खारजा सेक्रेटरी के साथ साथ होम मिनिस्ट्री के भी अफसरान शामिल हैं और साथ ही साथ वजारत खारजा के अफसरान भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाली इस मीटिंग का मकसद जो बताया जा रहा है वो यूक्रेन और रूस पर होने वाले जंग के बीच हिंदुस्तानी शहरियों के इनखला की जो कोशिशें हैं वो कोशिशें हमारी कितनी कामयाब हो रही हैं, उन्हें कैसे निकाला जा रहा है और किस किस पॉइंट्स पर और हमें ज़रूरत पड़ सकती है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, वो क्या काफ़ी हैं नाकाफ़ी हैं। इन तमाम हवालों से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में ये मीटिंग चल रही है। गुज़श्ता कई दिनों से रोज़ाना वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में ये मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में वज़ीर खारजा एस जयशंकर भी नजर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं, तफसीलात फराहम कर रहे हैं कि आखिर कितनी फ़्लाइट्स आ चुकी हैं, कितनी फ़्लाइट्स आने वाली हैं और फिर साथ ही साथ अभी तक के कितने शहरियों का इनखला मुकम्मल हो चुका है, कितने शहरी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, कितने शहरी यूक्रेन से बाहर फंसे हुए हैं और कितने शहरी की हिंदुस्तान आमद हो चुकी है। इन तमाम हवालों से तफसीलात ब्रीफ किया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म भी अपनी जानिब से कमियां और खामियां को टटोलते हुए हिदायत दे सकते हैं, इस तरह की खबर है। लेकिन मीटिंग इस वक्त दिल्ली में चल रही है। आज यौम जुमा है और करीब 30 जुमा के बाद जामा मस्जिद श्रीनगर में रौनक लौटने वाली है। चूँकि 30 जुमा के बाद इंतज़ामिया ने जामा मस्जिद श्रीनगर को खोलने और इसमें नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। 30 जुमा के बाद आज जामा मस्जिद श्रीनगर के मेंबर और महराब अल्लाह और रसूल की सदाओं से गूंजेंगे। 30 हफ्तों के बाद जामा मस्जिद की फर्श पर फर्जंदाने तौहीद को दरबार इलाही में सरबसुजूद होने का मौका मिलेगा और करीब 2.5 साल के बाद जामा मस्जिद श्रीनगर में दूर दूर से नमाज जुमा की अदायगी के लिए लोग पहुंचेंगे और पूरे अकीदत के साथ नमाज जुमा अदा करेंगे। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। चूँकि गुज़श्ता रोज़ खुद IGP कश्मीर ने जामा मस्जिद का दौरा करके सूरत हाल और तैयारियों का जायज़ा लिया था और इसके बाद ये फैसला किया गया कि जामा मस्जिद को खोल दिया जाए और आज ये मस्जिद नमाजियों के लिए खोल दी गई है। लोगों की बड़ी तादाद में मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने की उम्मीद है, क्योंकि इस तारीखी मस्जिद में पहले भी दूर दराज से लोग नमाज जुमा अदा करने ख़ास तौर पर आते थे और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है, क्योंकि इस मस्जिद में 2.5 साल बाद नमाज जुमा का मौका मिल रहा है। ये आज सुबह सुबह की तस्वीर है जामा मस्जिद के अंदर किस तरह की तैयारियां हैं और तैयारियां किस तरह से की गई हैं। इन तमाम सूरत हाल के बीच आज सुबह सुबह जामा मस्जिद श्रीनगर की ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। आज नमाज जुमा की अदायगी के लिए बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और नमाज जुमा में शिरकत करेंगे। इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे साहिल जुड़ चुके हैं ग्राउंड ज़ीरो से। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल हैं? तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, इंतजामात हो चुके हैं, किस तरह के इंतजामात किए हैं? इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है?
बिल्कुल रहमत, 30 हफ्तों के बाद जामा मस्जिद के मेंबरों मेहराब खामोश रहने के बाद एक दफा फिर से उन्हें खोलने का ऐलान किया गया है। तो सुबह से ही यहाँ जामा मस्जिद की जो कमेटी है वो सुबह से ही लगी हुई है साफ सफाई में, और इस वक्त में जामा मस्जिद के अहाते से आप तक ये लाइव फुटेज जो है पहुंचा रहा हूँ, ये लाइव खबर जो है आप तक पहुंचा रहा हूँ। और यहाँ पर तैयारियां जो है वो जोरों शोर से की जा रही हैं और लोग जो है सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते भी बताया था कि 30 हफ्ते तक ही जामा मस्जिद जो है बंद रही थी और लोग जो है दूर दराज इलाकाजात से यहाँ पर आते थे नमाज पढ़ने की गर्ज से और फिर यहाँ पर मायूस कुन होकर वापस चले जाते थे। लेकिन पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और विजय कुमार जो है आईजीपी कश्मीर, वो यहाँ के दौरे पर आए थे और इन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग भी ली थी जो यहाँ के इमाम है उनके साथ और उनके सेक्रेटरी के साथ। तो उसके बाद ये फैसला किया गया था कि जामा मस्जिद को अगले हफ्ते यानी आज खोला जाएगा और आज बिलतरतीब उसी तरह का अभी यहाँ पर सिस्टम जो है, निजाम जो है चल रहा है और जामा मस्जिद इस वक्त खोल दी गई है और जायरीन जो हैं, अकीदतमंद जो हैं वो आ रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और अंदर अभी हमने देखा कि जायरीन जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और जो यहाँ के सलाहकार है जामा मस्जिद के, वो लगातार यहाँ पर सफाई में लगे हुए हैं और जो लाउड स्पीकर्स हैं उनको चेक किया जा रहा है। या अंदर जो बहुत अरसे तक जो है मुकफ्फल रहने की वजह से यहाँ पर जो धूल चढ़ी हुई थी, जो यहाँ के मैटिंग वगैरह होती है उसको साफ किया जा रहा है और बाकी जो भी चीजें यहाँ पर लवाजमात होती हैं उन सारी चीजों को देखा जा रहा है और हर किसी को जो है अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। वो उन्हें पहले एक तलाशी के मरहले से गुजरना पड़ता है और तमाम चीजें जो है वो रख दी गई हैं, उनका इंतजाम जो है पहले से कर दिया गया है और एक अच्छे खुलूस माहौल में यहाँ पर जो है सारा निजाम जो है इस वक्त चल रहा है। साहिल, ये बताइएगा, चूंकि कोरोना एसओपीज को फॉलो करने को लेकर के इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या इंतजामिया से आपकी बात हुई है? चूंकि इस मस्जिद में खासतौर से नमाज जुमा की बात करें तो नमाज जुमा की अदाई के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं। 5 वक्ता नमाज की अगर बात छोड़ दें, सिर्फ नमाज जुमा की बात करें और 30 हफ्तों के बाद अगर नमाज जुमा अदा की जा रही है तो इसका मतलब है कि और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचेंगे। तो क्या इंतजामिया से आपकी बात हुई है? कोरोना एसओपीज को फॉलो करने के हवाले से क्या कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? कुछ रहनुमा खतूत वगैरह बताए गए हैं? कहीं पे कुछ चीजें लिख करके रखी गई हैं? किस तरह से इंतजामिया की इस कोशिश है कोरोना के इस एसओपीज को फॉलो कराने की? बिल्कुल रहमत, जिस तरह से पिछली दफा जब आखिरी दफा मस्जिद को खोला गया था तो तब भी मस्जिद कमेटी को बताया गया था कि आप कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका एहतियात रखें और उसके बाद हमने देखा था कि एक जो है मस्जिद के अंदर जो है एसओपीज का पालन किया गया था और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया था, मास्क का इस्तेमाल किया गया था और बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पर अभी भी जो है निजाम चल रहा है। और हमने बात करने की भी उनसे कोशिश की, उन्होंने कहा बिल्कुल एसओपीज जो है उनका खास ख्याल रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मद्देनजर रखा जाएगा और उसका जो है सही तरीके से पालन किया जाएगा और मास्क वगैरह जो है उसका भी इंतजाम किया जाएगा। जो भी लवाजमात है यानी कोविड-19 के मुखालिफ जो भी लवाजमात रखे गए हैं सरकार की तरफ से, जो लागू किए गए हैं, उन तमाम लवाजमात को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इंतजामिया कमेटी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है इन सारे चीजों से निपटने के लिए और जो भी लोग बाहर से मस्जिद की तरफ आ रहे हैं उन्हें जो है मास्क लगाने की दरख्वास्त की जा रही है और उन्हें ये भी सलाह दी जाती है कि वो अंदर जब जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। साहिल, क्या इस हवाले से कोई अपडेट आपके पास है कि आज नमाज जुमा का खुतबा कौन देंगे, इमामत कौन करेंगे? इस हवाले से कोई अपडेट मिल पाई है? देखिए, आमतौर पर यहाँ पर जो मीरवाइज उमर फारूक है वो दिया करते थे, लेकिन क्योंकि वो एक बड़े अरसे से जो है अपने घर में जो है नजरबंद है, इसके चलते यहाँ के जो दूसरे उलमा हैं जिनके साथ हाल ही में जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हैं उन्होंने मुलाकात की थी, तो उनके बदले अब वही यहाँ पर जो है खुतबा जुमा का खुतबा देंगे और बाकी के जो नमाज है वो अदा करवाएंगे। तो मीरवाइज उमर फारूक, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि एक लंबे अरसे से अपने रिहाइशगाह में जो है नजरबंद हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो उनसे पीछे जो दूसरे खतीब हुआ करते हैं वो जो है आज नमाज जुमा जो है अदा करवाएंगे, पढ़ा।
एक सवाल ये भी है, जो कश्मीर के बाहर हैं, जो लोग अभी तक की श्रीनगर जामा मस्जिद में नहीं जा पाए हैं, जो कश्मीर के बाहर के हमारे व्यूवर्स हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इस मस्जिद के अंदर मुसल्लीन की कैपेसिटी कितनी है, कितने मुसल्लीन, कितने नमाजी एक वक्त में आ सकते हैं, कितना दायरा है इसका, कितने लोग आ सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए, क्या सिर्फ क्या अंदर का हिस्सा ही नमाज की अदाई के लिए है या बाहर के भी फील्ड में वगैरह में नमाज लोग पढ़ते हैं? अंदर जो मस्जिद है, आप जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं, ये और जो इसका अहाता बनाया गया है, और यहाँ से लेकर पूरी जो मेरे पीछे आप सारा विजुअल देख रहे हैं, इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सारा अहाता जो है, इसमें लोग जो है यानी ज़ायरीन जो है वो बैठ सकते हैं और नमाज पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये बागीचा जो है यहाँ पर बनाया गया है, और इस बागीचे में भी अच्छी खासी तादाद में लोग जो है वो आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, तफसीलात फराहम करने के लिए। साहिल इकबाल हमारे नुमाइंदे ग्राउंड ज़ीरो से यानी जामा मस्जिद श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। आज 30 हफ्तों के बाद नमाज जुमा की अदायगी इसी जामा मस्जिद की तारीख़ी श्रीनगर मस्जिद में, श्रीनगर की जामा मस्जिद में तारीख़ी जो है वहाँ अदा की जाएगी। बड़ी तादाद में लोग आएंगे और अभी से आना शुरू हो गए। सुबह से ही बताया जा रहे थे, हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि किस तरह से सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग पहुँचने लगे हैं, चूँकि ये तारीख़ी मस्जिद है। और ऐसे आम दिनों में भी जब पाबंदियाँ नहीं थी तब भी लोग बड़ी तादाद में यहाँ आते थे, और अब जबकि 30 हफ्तों के बाद इस मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त दी गई है तो फिर और बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं। इंतजामिया अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि कोरोना SOPs को भी फॉलो किया जाए और किसी भी तरह का कोई ऐसी कमी खामी न रह जाए जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जाकर कोई सवाल पूछा जाए, इस तरह के कोई मसले मसाइल हों। इन तमाम हवालों से इंतजामिया की अपनी कोशिश ज़रूर है, मस्जिद इंतजामिया की। अलबत्ता कोशिश यही रहेगी कि पुरअमन माहौल में कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए नमाज जुमा की अदायगी फिर से जामा मस्जिद श्रीनगर में शुरू हो। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार भारतीय शहरी कुलभूषण जाधव को वकील करने के लिए भारतीय हुकूमत को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक और मौका फराहम कर दिया है। कुलभूषण जाधव को हुकूमती वकील फराहम करने के लिए वजारत कानून पाकिस्तान की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच ने की। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने इस्तिफसार किया कि क्या इस मामले पर कोई एक्ट भी पास हो गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बताया कि जी, दिसंबर में इस मामले पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक एक्ट मंजूर हुआ है। एक्ट के मुताबिक गैर मुल्की से मुताल्लिक ऐसी दरख्वास्त वजारत कानून दायर कर सकती है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि भारत को पाकिस्तान की पार्लियामानी इक़दामात पर एतमाद है, न पाकिस्तानी अदालतों पर, जिस पर अदालत ने कहा कि क्या मुनासिब नहीं होगा कि कुलभूषण भारतीय शहरी है तो उन्हें दोबारा इस बारे में सोचने का मौका दिया जाए। खालिद जावेद खान ने कहा कि भारत ने आलमी अदालत में केस किया है कि कुलभूषण को कौंसलर रसाई नहीं मिली है। भारत आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद खुद केस की पैरवी नहीं चाहता। अदालत अगर एक और मौका देना चाहती है तो ये भी मुनासिब बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले में पाकिस्तान की अदालत पर एतमाद का इजहार किया गया। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अगर कोई एक फरीक अमल न करे तो इसके क्या असरात होंगे। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि भारत इंतजार कर रहा है कि यहाँ अदालती कार्रवाई खत्म हो तो वो आलमी अदालत इंसाफ जाए। कहा गया था कि ये मुबारक पटेल साहब हैं, जबकि ऐसा नहीं था। भारत ने आलमी अदालत में कहा कुलभूषण उनका शहरी है, कौंसलर रसाई नहीं मिल रही है। अब आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आने के बाद खुद केस की पैरवी नहीं चाहता। चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने इस्तिफसार किया कि क्या भारत को सोचने के लिए 1 माह का वक्त देना काफ़ी होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी, हम अदालत के अदालती हुक्म से भारत को फौरी तौर पर आगाह कर देंगे। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि भारत कुलभूषण को सिर्फ एक असासा समझता है, इंसान नहीं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि भारत अपने शहरी को इंसान के तौर पर देखे। कुलभूषण भारतीय शहरी हैं, लेकिन हम उसे एक इंसान के तौर पर देख रहे हैं। अदालत में यानी इस्लामाबाद, यानी कि जो अदालती इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है, उस अदालत में अटॉर्नी जनरल ने भारतीय मौक़िफ़ को जिस गलत अंदाज में और झूठ के इम्तिजाज के साथ अपने मफाद में पेश करने की कोशिश की है वो आप देख सकते हैं अगर आप इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हो तो। हालांकि भारत सरकार ने कुलभूषण की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और अब भी कर रही है, जबकि पाकिस्तान की अदालत में भारत के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया गया है।
यूपी असम्बली इंतखाबात के आखिरी मरहले की वोटिंग के दिन करीब आ चुके हैं। इंतखाबी मुहिम अपने शबाब पर है। असदुद्दीन ओवैसी ने अब आखिरी पड़ाव में आकर के एक नया दाव खेला है और वो नया दाव हिंदू कार्ड का है, हिंदू वोट कार्ड का। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि हम पर लेबल लगाया जाता है, हमें ये ट्रेडमार्क बनाया गया है कि हम मुसलमानों के लीडर हैं, उनके लिए ही वोट मांग रहे हैं, उनके ही हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सच्चाई ये है कि अगर मेरा कोई हिंदू भाई भी मुझे आवाज़ देगा तो मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास आ जाऊंगा। तो मालूम हुआ कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ दलितों की या अति पिछड़ा आदिवासियों की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी जो कमजोर है उसको ताकतवर बनाने की बात करता था और करता रहेगा। हमने कभी भी मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया। मेरी कोई एक ऐसी तकरीर दिखा दो जहां पर मैंने किसी समाज या किसी मजहब के बारे में कहा मेरी लड़ाई संविधान बचाने की है। अगर जुल्म हमारे हिंदू भाई पर होगा तो मैं मुबारकपुर के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह जो वैसी यहां खड़े होकर कह रहा है तुम पुकारो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। अगर मुबारकपुर का दलित आवाज देगा कि ओवैसी आ जाओ, अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है, तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। अब बात करते हैं यूक्रेन और रूस के जंग की। यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट ज़ापोरिज़िया में मुबैना तौर पर आग भड़क उठी। यूक्रेन के सदर ने यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट पर रूसी हमलों के बाद दुनिया भर के ममालिक से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्विटर पर पोस्ट की गई एक वीडियो में कहा कि यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट में इस वक्त आग भड़क उठी है। उसने रूसियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जानबूझकर ज़ेरोजिया प्लांट के 6 रिएक्टरों पर थर्मल इमेजिंग से लैस टैंकों से फायरिंग कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर तवानाई जेनिफर ग्रैनहोम ने ट्वीट किया कि उन्होंने यूक्रेन के वज़ीर तवानाई से ज़ेरोजिया प्लांट में लगने वाली आग के बारे में बात की है और अमेरिकी न्यूक्लियर इंस्टेंट रेस्पॉन्स टीम को फ़ाल करने का फैसला किया है। अमेरिकी जौहरी हथियारों की निगरानी करने वाले ग्रैनहोलम ने प्लांट के करीब रूसी फौजी कार्रवाई को लापरवाही करार देते हुए उन्हें बंद करने का मुतालबा किया। प्लांट के रिएक्टर मजबूत कंटेनमेंट के जरिए महफूज हैं और इस वक्त उन रिएक्टर्स को महफूज तरीके से बंद किया जा रहा है। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि फायर फाइटर का अमला बिलाखिर ज़ेरोजिया पावर प्लांट में दाखिल होने में कामयाब हो गया, जहां रूसी फौज की गोलाबारी के बाद तरबियती इमारत में आग लगी हुई है। गुज़श्ता 1 घंटे से यहां आग लगी हुई है और फायर फाइटर्स इमारत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सर्विस ने पहले इत्तला दी थी कि रूसी फौजी उन्हें आग बुझाने से रोक रहे हैं। यूक्रेन के शहर अनरबुदार के जौहरी प्लांट पर रूस की शेलिंग से जौहरी प्लांट की इमारत में आग भड़क उठी। मेयर अनरबुदार ने जौहरी प्लांट पर शेलिंग से इमारत में लगने वाली आग की तस्दीक करते हुए कहा कि यूक्रेन के सबसे बड़े जौहरी प्लांट में जौहरी खतरा पैदा हो गया है। मेयर का मजीद कहना है कि रूसी टैंक अनरबुदार शहर में दाखिल हो गए हैं और रूसी हमले में हलाकतें भी हुई हैं। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अनरबुदार के जौहरी प्लांट में धमाका हुआ तो चेरनोबिल से 10 गुना ज़्यादा तबाही होगी। रूस की मुबैना शेलिंग से यूक्रेन के शहर एनरहोडर में वाक़ मुल्क के सबसे बड़े जौहरी प्लांट की इमारत में आग लग गई, जिससे प्लांट को शदीद ख़तरा लाहिक है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले ने इस खदशात को जन्म दिया है कि तबाहशुदा पावर स्टेशन से ताबकारी का अखराज हो सकता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के अलावा किसी भी मुल्क ने कभी जौहरी तवानाई के यूनिटों पर गोलाबारी नहीं की। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि रूस के अलावा किसी भी मुल्क ने कभी भी किसी भी हिस्से में जौहरी तवानाई की यूनिट्स पर हमला नहीं किया है। ये हमारी तारीख में पहली बार हुआ है। दहशतगर्द रियासत ने अब जौहरी दहशतगर्दी का
सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। इस वक्त एक और खबर ये मिल रही है रूस से कि रूस में बीबीसी की जो सर्विस थी उसे बंद कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ को मुल्क में बीबीसी की रूसी सर्विस महदूद कर दी गई है, यानी उसे बंद कर दिया गया है। जौहरी प्लांट पर हमले के बाद जो खबर मिल रही है वो ये कि टोक्यो और हांगकांग की मंडियों में शदीद तरीन गिरावट देखी गई। जापान का बेंचमार्क निकी इंडेक्स 2.5% कम हुआ, जबकि हांगकांग में हैंग सेंग में 2.6% कमी हुई है। इधर जौहरी प्लांट में आग जो लगी थी उस पर काबू पाने का दावा किया जा रहा है इमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि वो जौहरी पावर प्लांट में लगी आग बुझाने में कामयाब हो गए हैं। स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा है कि तरबियती इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है और कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। जौहरी प्लांट पर लगी आग को काबू कर लिया गया, बुझा दिया गया है, लेकिन दूसरे हिस्से में जो आग लगी है कीफ से लेकर खैरसोन तक और खारखीफ से लेकर शुमी तक, इन तमाम शहरों में जो आग लगी है उसे अभी तक बुझाना मुमकिन नहीं हो सका है, क्योंकि हमले मुसलसल जारी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस का यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन प्लान के मुताबिक हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में जौहरी हथियारों समेत मुख्तलिफ खतरात के खिलाफ लड़ रहा है, जबकि हमारा खुसूसी फौजी ऑपरेशन प्लान के मुताबिक चल रहा है। Успешно решается. Уважаемые товарищи, 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой. А кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера. Наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения. И, к сожалению, сами несут потери. Наш долг поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. इसी के साथ उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत करीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।